रामायण एक ऐसा महाकाव्य जो हमारी संस्कृति का, हमारी चेतना का सदियों से एक अटूट हिस्सा रहा है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पन्नों में हजारों साल पुराना कोई इतिहास छिपा है? तो चलिए आज इस विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री के आधार पर इसी गहरे सवाल की तह तक जाते हैं। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी पड़ताल घूमेगी। देखिए, स्रोत सामग्री के लेखक का दावा कोई छोटा मोटा नहीं है। उनका कहना है कि रामायण कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक सच्चा ऐतिहासिक दस्तावेज है और इसका समय आज से लगभग 14,000 साल पहले का है। ये एक बहुत ही बड़ा दावा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। लेखक की पूरी रिसर्च की नींव आप कह सकते हैं इसी एक विश्वास पर टिकी है कि वाल्मीकि रामायण को एक कविता की तरह नहीं बल्कि एक आई विटनेस अकाउंट, मतलब एक तथ्यात्मक आंखों देखे डेटा के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि ऋषि वाल्मीकि ने जो भी लिखा वो सिर्फ साहित्यिक कल्पना नहीं थी बल्कि उस समय की घटनाओं का एक बिल्कुल सटीक वर्णन था। तो चलिए अब इस पड़ताल के पहले हिस्से में कदम रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस महाकाव्य की उम्र का राज जमीन पर नहीं बल्कि सीधा आसमान में तारों के बीच लिखा हो सकता है। देखिए, लेखक का मूल सिद्धांत यह है कि रामायण में ग्रहों की स्थिति, ग्रहण और धूमकेतुओं का जो जिक्र है वो सिर्फ कहानी को सजाने के लिए नहीं है बल्कि वो उस जमाने के आसमान का एक सटीक अवलोकन है। ठीक वैसे ही जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी लॉगबुक में डेटा रिकॉर्ड करता है। और सबसे जरूरी बात, अगर ये अवलोकन सच है तो उन्हें आज के विज्ञान से परखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि हम हजारों साल पहले के आसमान को देख कैसे सकते हैं। तो इसके लिए जिस वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है आर्कियो एस्ट्रोनॉमी, यानी पुरातत्व खगोल विज्ञान। ये विज्ञान हमें बताता है कि हजारों साल पहले आकाश कैसा दिखता था और इसी की मदद से हम प्राचीन घटनाओं का समय पता लगा सकते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक मैकेनिकल घड़ी के बारे में सोचना। जैसे घड़ी के गियर एक तय रफ्तार से घूमकर हमें सही समय बताते हैं, है ना? बिल्कुल उसी तरह आसमान में ग्रह और तारे भी एक अनुमानित गति से चलते हैं। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी असल में इसी खगोलीय घड़ी को पीछे घुमाकर अतीत का समय देखने का एक तरीका है। इस खगोलीय घड़ी का सबसे जरूरी पुर्जा है प्रिसेशन। अगर आसान भाषा में कहूं तो हमारी पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमते घूमते धीरे धीरे डगमगाती है और इस एक पूरे चक्कर को पूरा करने में लगभग 26,000 साल लगते हैं। इसी धीमी डगमगाहट की वजह से हजारों सालों में आसमान का हमारा नजारा पूरी तरह बदल जाता है। और यहां जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव ही इस डगमगाहट की असली वजह है। इसी के कारण हमारा उत्तरी ध्रुव आसमान में एक गोलाकार रास्ता बनाता है और समय के साथ अलग अलग तारों को हमारा ध्रुव तारा बनाता है। और ये स्लाइड शानदार तरीके से दिखाती है कि इसका असल में मतलब क्या है। आज हमारा ध्रुव तारा पोलारिस है, लेकिन सोचिए लगभग 12,000 ईसा पूर्व में ये वेगा तारा था, जिसे भारतीय खगोल विज्ञान में अभिजित नक्षत्र कहते हैं। इतना ही नहीं, ऋतुएं भी चंद्र महीनों के हिसाब से पूरी तरह से उलट गई थी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे खगोलीय सॉफ्टवेयर से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि लेखक ने इन खगोलीय आंकड़ों को परखने के लिए किस वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ अंदाजा लगाना नहीं है बल्कि सबूतों की एक वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के बारे में है। तो लेखक ने मशहूर वैज्ञानिक दार्शनिक कार्ल पॉपर की विधि अपनाई। पहला कदम एक परिकल्पना बनाना, मतलब एक संभावित तारीख का अंदाजा लगाना। दूसरा, कंप्यूटर सिमुलेशन से ये देखना कि उस तारीख पर आसमान असल में कैसा दिखता था। तीसरा, उस सिमुलेशन की तुलना रामायण में दिए गए दूसरे वर्णनों से करना। और सबसे जरूरी चौथा कदम, अपनी ही थ्योरी को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करना। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक अच्छा वैज्ञानिक सिद्धांत वो नहीं होता जिसे सही साबित किया जा सके, बल्कि वो होता है जिसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश की जाए लेकिन फिर भी वो हर कसौटी पर खरा उतरे। यही वो वैज्ञानिक कठोरता है जिसका लेखक ने अपनी पूरी रिसर्च में पालन करने का दावा किया है। तो चलिए अब उस एक सबूत पर आते हैं जिसे लेखक अपनी पूरी टाइमलाइन का निर्णायक सुराग या एंकर पॉइंट मानते हैं। और ये सुराग एक धूमकेतु का अवलोकन है। रामायण के युद्धकांड में ये श्लोक आता है जिसमें लक्ष्मण एक धूमकेतु को मूल नक्षत्र के पास देखते हैं।
अब लेखक के लिए ये कोई साहित्यिक कल्पना नहीं, बल्कि एक असली खगोलीय घटना का रिकॉर्ड था। मतलब अगर वो इस घटना को आसमान में खोज पाएं तो उन्हें एक पक्की तारीख मिल सकती थी। इस एक घटना को खोजने के लिए लेखक ने एक बहुत बहुत बड़ी समय सीमा में खोज की। उन्होंने 17,500 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच दिन ब दिन आसमान का सिमुलेशन किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई धूमकेतु ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा रामायण में बताया गया है। और हजारों सालों की इस खोज के बाद उन्हें सिर्फ 1 साल मिला। सिमुलेशन के मुताबिक सितंबर 12,209 ईसा पूर्व में धूमकेतु 2P/N के ठीक मूल नक्षत्र के पास दिखाई दिया और ठीक उसी की तरह गायब भी हो गया जैसा कि रामायण में लिखा है। बस इसी से उन्हें एक ठोस एंकर डेट मिल गई। अब जब एक तारीख मिल गई है तो अगला कदम होता है पुष्टि करना। क्या महाकाव्यों में बताए गए बाकी सभी खगोलीय सुराग इस एक तारीख के साथ मेल खाते हैं? इसी प्रक्रिया को कोरोबोरेशन या पुष्टि कहते हैं। देखिए, एक डेटा पॉइंट तो एक संयोग भी हो सकता है ना? लेकिन अगर कई अलग-अलग डेटा पॉइंट एक ही समय रेखा की ओर इशारा करें तो सिद्धांत बहुत मजबूत हो जाता है। तो लेखक ने रामायण में बताए गए हर दूसरे खगोलीय अवलोकन को इस टाइमलाइन के खिलाफ परखा और नतीजे काफी दिलचस्प थे। सिमुलेशन ने दिखाया कि खर के साथ राम की लड़ाई के दौरान पंचवटी के ऊपर सूर्य ग्रहण हुआ था। वाली के वध के दिन भी एक सूर्य ग्रहण हुआ और जब हनुमान लंका में थे तब एक चंद्र ग्रहण हुआ था। ये सभी घटनाएं 12,209 ईसा पूर्व की एंकर डेट के आसपास बिल्कुल सटीक बैठती हैं। और बात सिर्फ ग्रहणों तक ही सीमित नहीं थी, ग्रहों की दूसरी स्थितियां भी मेल खा रही थीं। जैसे कि राम के राज्याभिषेक के लिए तय दिन पर ग्रहों की अशुभ स्थिति, भरत के राम से मिलने पर ग्रहों का एक खास संयोग और हनुमान के लंका से लौटने पर आसमान की स्थिति, ये सब कुछ उस प्रस्तावित समय रेखा में बिल्कुल फिट बैठता है। तो आखिर में लेखक का निष्कर्ष ये है कि जब हम रामायण को एक काव्यात्मक कहानी के बजाय आसमान के अवलोकनों का एक सटीक रिकॉर्ड मानते हैं तो एक हैरान कर देने वाली, सुसंगत और सत्यापन योग्य समय रेखा सामने आती है जो लगभग 14,000 साल पुरानी है और ये साबित करती है कि रामायण इतिहास है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर लेखक की कार्यप्रणाली और निष्कर्ष सही हैं और इन प्राचीन ग्रंथों में इतना सटीक वैज्ञानिक डेटा छिपा है, तो ये तो मिथक और इतिहास के बीच की रेखा को ही धुंधला कर देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने प्राचीन अतीत के बारे में और क्या-क्या नहीं जानते हैं।